हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आप लोगों को लीगल रीजनिंग सेक्शन में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप 30s, 40s या 50s में स्कोर कर रहे हैं तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स दिमाग में रख के आप अपने मार्क्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप 70s और 80s में स्कोर कर रहे हैं पर अब आपके मार्क्स स्टैग्नेट हो चुके हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हर बार लीगल रीजनिंग में 3 या 4 क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं, तो ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स अपने दिमाग में रख के आप अपने लीगल सेक्शन के मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। Without wasting any time, let's just quickly discuss what are the 5 things that we need to keep in mind while we are trying to eliminate the options in our legal reasoning section. Right? तो आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो काफ़ी लोग मुझसे आके पूछते हैं वो ये होता है कि मैम, क्वेश्चन पढ़ के आंसर यस है ये तो हमको समझ आ गया, या फिर क्वेश्चन पढ़ के आंसर नो है ये तो हमको समझ आ गया, पर जो 2 यस वाली रीजनिंग्स थी उनमें से हमने गलत रीजनिंग चूज कर ली, हम सही रीजनिंग को सिलेक्ट नहीं कर पाए, हम गलत रीजनिंग को एलिमिनेट नहीं कर पाए। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन का आंसर है यस और आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं जो यस बोल रहे हैं, तो वो दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं, पर हमको उन दोनों में से बेटर रीजनिंग वाला ऑप्शन चूज करना है। क्लैट के क्वेश्चंस को आंसर करते हुए हम करेक्ट आंसर नहीं, हम बेस्ट आंसर चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल आंसर्स वहां पे करेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमको हमारे दिमाग में रखनी है while choosing the correct answer, while choosing the best answer to our question, is that we need to read the question stem carefully. क्वेश्चन स्टेम होता क्या है ये डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे मॉक्स दिए होंगे और आप लोगों को ये समझ आ ही गया होगा कि लीगल रीजनिंग में जनरली क्वेश्चन एक कहानी के फॉर्म में आता है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन एक कहानी के फॉर्म में आता है, जहाँ पे हमको एक फैक्ट समझाया जाता है या एक सिचुएशन समझाई जाती है, और फिर उस फैक्ट के बाद उसी फैक्ट पे बेस्ड हमसे एक सवाल पूछा जाता है। ये लास्ट लाइन जो होती है क्वेश्चन की, जो हमको ये बताती है कि क्वेश्चन है क्या, जवाब किस चीज का मांगा जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन स्टेम। इसका मतलब है लीगल रीजनिंग में हर क्वेश्चन को आंसर करते हुए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हमको उस पूरी कहानी को समझना है, हमको समझना है कि कहानी हमको क्या बताने की कोशिश कर रही है, पर मोर इम्पॉर्टेंटली हमको ये भी समझना है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। अगर सवाल में मुझसे पूछा जाता है इज ए गिल्टी ऑफ समथिंग एंड आई गिव द आंसर दैट नो, बी इज नॉट गिल्टी ऑफ दिस, हो सकता है ये फैक्ट्स के हिसाब से ट्रू हो सकता है ये फैक्ट्स के हिसाब से फैक्चुअली एक्यूरेट हो, पर क्या ये क्वेश्चन स्टेम का जवाब दे रहा है? द आंसर इज नो। तो सबसे पहली चीज जो हर क्वेश्चन को आंसर करते हुए हमको करनी है वो है क्वेश्चन स्टेम पे ध्यान देना है, अच्छे से समझना है कि सवाल आखिर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। The second thing that we need to keep in mind is that we always need to stick to the passage. तो जैसे हॉर्सेस को, घोड़ों को वो ब्लाइंडर्स पहना देते हैं ना, जिससे वो सड़क में इधर उधर ना देखें और इधर उधर ना चले जाएं, उसी तरीके से हमको अज्यूम करना है कि हमको भी वो ब्लाइंडर्स पहना दिए गए हैं और पैसेज के बाहर की दुनिया हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ वी आर नॉट सपोज टू यूज एक्सटर्नल नॉलेज ऑफ लॉ। दिस डज नॉट मीन वी आर नॉट सपोज टू यूज कॉमन सेंस, प्लीज कीप दैट इन माइंड। कॉमन सेंस ऑब्वियसली हर क्वेश्चन को आंसर करने में यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। एक चीज जो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं वो है कोई भी एक्सटर्नल नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, तो अगर आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं जो कि दोनों सही हैं, दोनों शायद सेम ही चीज बोल रहे हैं पर अलग अलग तरीके से, जैसे एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर सेम चीज बोली जा रही है पर वो दोनों ऑप्शंस जो हैं वो सेम चीज को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, तो हम हमेशा उस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे जो पैसेज की लैंग्वेज को यूज कर रहा है, जो लीगल लैंग्वेज को यूज कर रहा है, जो आंसर पैसेज से डिराइव हो रहा है, एज कंपेयर टू जो आंसर क्वेश्चन से या जो आंसर फैक्ट से डिराइव हो रहा है।
जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 84 फ्रॉम आर मॉक 49, एलपीटी का मॉक 49, बेसिक मॉक 49 जो इस साल का रहा है, उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला है. नाउ इफ यू विल रीड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इन दिस क्वेश्चन, फैक्चुअली ये दोनों ऑप्शन सेम चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इन व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस. द ओनली डिफरेंस लाइज in the fact that A is using the language that can be derived from the passage versus C is using the language that can be derived from the question or that can be derived from the facts. तो जो second टिप हम लोगों को हमारे दिमाग में रखनी है वो ये है कि जब भी आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाएं, उनमें से एक ऑप्शन फैक्ट्स में से निकल रहा हो और एक ऑप्शन पैसेज में से निकल रहा हो, तो हमेशा पैसेज वाले आंसर को प्रेफर करना चाहिए. The third thing that we need to keep in mind is that the language also needs to be more specific. Again, अगर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं जिनमें से एक में काफ़ी जनरल, बहुत ही जेनरिक सी आम भाषा यूज़ हुई है और एक ऑप्शन है जिसमें थोड़ी स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ हुई है, थोड़ी स्पेसिफिक लीगल लैंग्वेज यूज़ हुई है, अगेन दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द पैसेज, देन दैट ऑप्शन दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम द पैसेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी better. The fourth thing that we need to keep in mind, I'm sure many of you struggle with this, is while we are trying to answer the legal reasoning questions, हम लोग बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो सकते, हम बिल्कुल भी मॉरलिस्टिक नहीं हो सकते. क्वेश्चन को आंसर करते हुए हमको हमारे पर्सनल बिलीव्स, पर्सनल नॉलेज, पर्सनल ज्ञान इन्वॉल्व नहीं करना है. हमको लीगल नॉलेज जो पैसेज में दी गई है सिर्फ और सिर्फ उस पर स्टिक करना है. ठीक है, तो आप पर्सनली कुछ भी बिलीव करते हो, आप पर्सनली आपके इमोशंस आपको किसी एक आंसर की तरफ लेके जा रहे हो, ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव, ट्राई टू इग्नोर योर इमोशंस, ट्राई टू इग्नोर योर मॉरल्स एंड आंसर स्पेसिफिकली based on the law that is given to us in the passage. The last thing that we need to keep in mind is that we also need to avoid absolute terms. Absolute terms like always, any, never, हमेशा, ऐसे कोई भी टर्म्स जो हम यूज करते हैं जो एक एब्सोल्यूट ब्लैंकेट स्टेटमेंट हमको दे देता है. कोई भी ऑप्शन जो एक एब्सोल्यूट टर्म को यूज कर रहा है वो 99% ऑफ द केसेस में फॉल्स माना जाएगा, वो 99% ऑफ द केसेस में गलत माना जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके पीछे का भी एक बड़ा सिंपल सा रीजन है. हम बोलते हैं कि हम लीगल रूल के हिसाब से आंसर कर रहे हैं. रूल्स के एक्सेप्शंस भी तो हो सकते हैं, तो हम कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स के बेसिस पे आंसर ना दें तो हमारे लिए बेटर रहेगा. These were the 5 tips and tricks that you guys need to keep in mind while you're answering your legal reasoning questions. Now there is also one more advice that I would like to give you. See, understand, ये जो 5 tips and tricks मैंने आज तुम लोगों के साथ डिस्कस की हैं, ये 90% ऑफ द केसेस में हेल्प करेंगी सही ऑप्शन को चूज करने में. बट अगेन, आप लोगों की एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ तब बढ़ेगी जब आप पर्टिकुलर डाउट्स को अपने मेंटोर्स के पास लेके जाएंगे, जब आप पर्टिकुलर डाउट्स को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे. So the number 6th tip that I have for you guys to improve your accuracy in your legal reasoning section is to please make sure कि आप अपने मेंटोर से ज़्यादा मिले और आप हर क्वेश्चन की रीजनिंग को समझने की कोशिश करें. whenever you have a doubt जो आप शायद आंसर की और एनालिसिस से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लीगल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की रीजनिंग थोड़ी पेक्यूलियर हो सकती है, इन 5 टिप्स एंड ट्रिक्स से भी शायद क्लियर ना हो. तो द बेस्ट थिंग टू डू इन सर्टन सिचुएशंस, द बेस्ट थिंग टू डू इन दीज सिचुएशंस इज टू क्विकली मीट योर मेंटोर और टॉक टू देम एंड ट्राई टू गेट योर डाउट्स क्लियर्ड as soon as possible. Thank you so much. I hope this video helps you in increasing your accuracy in your legal reasoning section. Thank you.